स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं, आपको पता है इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम भारतीय इतिहास के नाम से जानते हैं। तो अभी चलिए हम लोग इंडियन हिस्ट्री जानेंगे और हमारा यह आज इंडियन हिस्ट्री में थर्ड डे यानी तीसरा दिन चल रही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज हम लोग जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या, इसी पर हमारा आज चर्चा चलेगा। और अगर आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप लोग प्राक प्रशिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के पीवीएस कॉलेज बाटा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। और अगर कहीं डाउट रह जाए तो इस डाउट को हम पुनः आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पुनः वेलकम क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आंसर है हमारा, जान रहे पुनः कि क्या था, पशुपालन। आंसर लिख लेना है सभी बच्चे को, पशुपालन। नोट लिखिएगा, ऋग्वैदिक काल से, इसी क्वेश्चन का नोट लिखना आंसर में। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय, पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। ऋग्वैदिक काल में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया। कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया। हो गया सबका? तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को पुनः रिपीट करना है, जो कि यहीं पर याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए आंसर देना, बताइए ऋग्वैदिक काल में जो पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? पशुपालन। एकदम एक साथ में और लय में बोलना, पशुपालन। और ऋग्वैदिक काल में जो सबसे मुख्य पशुधन था वह किसका था? कौन सा था? गाय था। गाय क्या था? सबसे मुख्य पशुधन के रूप में व्याख्या उसका किया गया था। और कृषि का भी उल्लेख किया गया था। किसका किया गया था? कृषि का। तो बताएं आप लोग, जो कृषि का उल्लेख किया गया था कितने बार किया गया था? 24 बार कृषि का भी उल्लेख किया गया था। और बाद में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय बन गया वह क्या बना? कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। क्लियर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, 4 आश्रम व्यवस्था कौन कौन से हैं? 4 आश्रम व्यवस्था कौन कौन से है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यूपीएससी परीक्षा 1958 में। 4 आश्रम कौन कौन से है? तो आश्रम मतलब होता है हमारा, क्या बता सकते हैं कि 4 जो आश्रम व्यवस्था मनुष्य से रिलेटेड जोड़ा गया है, उम्र से रिलेटेड जोड़ा गया है, हमारी उम्र से रिलेटेड है। हमारी अवस्थाओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 भागों में क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया, बांटा गया। तो बता सकते हैं एनी स्टूडेंट है? वो नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 आश्रम व्यवस्था है, लिखना है। नंबर फर्स्ट लिखिएगा, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। चर्चा करेंगे हम लोग विस्तार से। ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा लिखिएगा, इसी को ब्रैकेट में दे दीजिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम लिखा ना, ब्रैकेट में दे दीजिए 0 से 25 वर्ष। 0 से 25 वर्ष। अब दूसरा लिखिएगा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम दूसरा पॉइंट है, गृहस्थ आश्रम
25 से 50 वर्ष। तीसरा लिखिएगा पॉइंट, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, वाक नौ प्रोसंयुक्त स्वतः संयुक्त। वानप्रस्थ आश्रम, आश्रम 50 से 75 वर्ष। 50 से 75 वर्ष। और लास्ट है हमारा सन्यासी आश्रम। सन्यासी आश्रम 75 से 100। 75 से 100 वर्ष। तो चलिए अब हम इसको जानेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आश्रम व्यवस्था कितने होते हैं? 4। कौन कौन से बोलिए सब? सन्यासी आश्रम, समझ गए? 4 हमारे आश्रम व्यवस्था है। यानी प्राचीन समय में मनुष्य के उम्र को 100 साल मानकर 100 साल को 4 से भाग दे दिए तो हमारा ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 25 चौके 100। अब जानेंगे चारों आश्रम व्यवस्था होता क्या है ना। अब जानेंगे तो सबसे पहला आश्रम व्यवस्था था हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था, जिसको निर्धारित किया गया 0 से 25 वर्ष। तो ब्रह्मचर्य मतलब जानते हैं, ये उम्र जो हमारा होता है क्या, हम लोग क्या रहते हैं जब शादी, ब्रह्मचर्य कौन करता है? जो शादी ब्याह नहीं करता वो क्या कराता है? ब्रह्मचर्य कराता है। तो ये जो एज है हमारा 0 से 25 जो एज है, ये क्या है हमारा? ज्ञान ब्रह्मचर्य आश्रम है। और ज्ञान उपार्जन का हमारा क्या है? ये एज है। हम इसी एज में क्या लेते हैं? ज्ञान लेते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। कुछ करने का हमारे पास क्या है? समय है और मौका है ना। यही 25 वर्ष में। तो ये 0 से 25 वर्ष का जो हमारा एज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एज है जिसमें हम विद्या को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। तो ये 25 से 50 वर्ष का मतलब गृहस्थ मतलब होता है क्या? जब व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में क्या मारता है? एंट्री मारता है। पारिवारिक जब शादी ब्याह हो जाता है, जब बाल बच्चा में जब एंट्री मारता है, घर गृहस्थ मारता है, कैसे अब चलेगा, घर गृहस्थी कैसे कमाएंगे। तो ये जो एज होता है धन उपार्जन का एज होता है। और परिवार का हमारा क्या होता है? गृहस्थ में हम लोग क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं। तो इस एज को 25 से 50 वर्ष का किया गया, बताया गया, जो कि हमारा गृहस्थ आश्रम कहलाता है। और आज का पॉइंट तीसरा है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम क्या हमारा? 50 से 75 वर्ष। तो 50 से 75 वर्ष का जो आश्रम होता है क्या होता है? धन उपार्जन का आश्रम होता है। क्या होता है? नाती नतनी होगा ना जी? बिल्कुल होगा। तो अब क्या करता है? अब हंसी भी लगेगा आप लोग को थोड़ा सा, करता है कि अब उस समय मुंह को क्या रखना है? बंद रखना है। क्या रखना है? बंद रखना है। क्योंकि घर में कौन आ गई है? देवी माता आ गई है। घर में कौन आ गई है? देवी माता आ गई है, बहू आ गई है। अब अगर बाबू आप साउस थे, अगर मान लिया कि आप सब्जी बनाते थे 50 ग्राम तेल में, और पुतहू तंटा छमकौआ आ गई है, बना रही है किसमें? 250 ग्राम तेल उझल दिया। तो अब डेली घर में कचकर है ना आए तो इतना तेल दे दो, है ना। तो क्या हुआ? क्या गया किसमें? 75 से 100 वर्ष का। एक तो ये बताए, और दूसरा भी होता है, या तो आप सारंगी लीजिए और किसी सन्यासी आश्रम में जाके अपने जीवन को यापन कीजिए। यही हमारा 75 से 100 था। कैसा लगा? समझ में आया? क्लियर? चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि, ब्रॉ संयुक्त दुर्घी का और सी का, व्रीहि शब्द का अर्थ है। आंसर लिखना है चावल। आंसर लिखना है चावल। हो गया? चावल। चलिए नोट लिखिएगा। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदूल, एवं तंदूल। वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदूल
चावल एवं गेहूं से है। चावल एवं कहां से? तंदूल का तात्पर्य चावल से, चावल एवं गेहूं से है। गेहूं से है। हो गया? क्लियर कर लीजिए। चावल के लिए प्रयुक्त शब्द व्रीहि था। चावल के लिए प्रयुक्त शब्द व्रीहि था और गेहूं के लिए प्रयुक्त शब्द गौधूम उपयोग किया गया। चावल के लिए प्रयुक्त शब्द व्रीहि था और गेहूं के लिए प्रयुक्त शब्द गौधूम था। गौधूम था, हाँ गौधूम था, बता दिया जाएगा। तंदूर का भी तात्पर्य चावल से ही था, ठीक है ना। व्रीहि और तंदूर का तात्पर्य किससे था? चावल से ही था। समझ गए? तो चलिएगा समझिएगा। तो वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था वह किसके लिए था? व्रीहि एवं तंदूल का तात्पर्य किससे था? चावल से। व्रीहि और तंदूल जो हुआ करता था सब उस समय प्रयोग करता था। आज हम लोग जाने चावल, है ना, भात, लेकिन उस समय उसी को क्या कहा जाता था? व्रीहि कहा जाता था। और क्या कहा जाता? तंदूर कहा जाता था। आज हम लोग चावल से बहुत सारा होता, चावल, भात, राइस, है ना, इंग्लिश वर्ड भी आ गया। उस समय जो था व्रीहि था और क्या था? तंदूर था, जिसका मतलब होता था चावल। समझ गए? और गेहूं के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता था वो क्या था? गौधूम। गेहूं को उस समय क्या कहा जाता था? गौधूम नाम से जाना जाता था। क्लियर? क्लियर है सबका? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा अब हम लोग का चलेगा हेडिंग आप लोग दे सकते हैं। गौतम बुद्ध, हेडिंग दे दीजिए गौतम बुद्ध। अब जानेगा हम लोग बुद्ध का बाबा दादा धर्मबा उसके बारे में टोटल खानदान पूछेंगे। गौतम बुद्ध हो गया? लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध से है। लिखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? आंसर लिखिएगा लुम्बिनी। आंसर लिखना है लुम्बिनी। हो गया? नोट लिख लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम देखिए ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके साथ साथ शाक्य क्षत्रिय कुल में, शाक्य क्षत्रिय कुल में, शाक्य तालम स्वाक्य आधा कोय, शाक्य क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कुल में 563 563 हाँ 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। तो चलिए हमारे साथ आप लोग थोड़ा ताल से ताल मिलाइए। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। किस कुल में? शाक्य क्षत्रिय कुल में। किस वन में? कपिल वस्तु वन में। कब हुआ था उनका जन्म? 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? और उनका पिता
विज्ञान जो लिखा है उसको काट दीजिएगा। अच्छा नहीं हो काटिए, क्या दिक्कत है, आइए करेगा। नेक्स्ट लिखिएगा बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बता सकते हैं कोई? देखिए ऐसे, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नोट में लिख लेना है, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित, जो आकर और सी का तो जारित। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न, या ज्ञान संपन्न, फुल स्टॉप, या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा जाने लगा। यह ज्ञान बोध गया, ब्रैकेट में लिखिएगा बिहार, यह ज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ, यह ज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ। बहुत बिहार बहुत बड़ा है। चलिएगा बोलिएगा मेरे साथ, बताइए बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति या जारित, जिसको बुद्ध कहा जाता है। तो बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम को बता सकते हैं? क्या था? सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। अच्छा ये बताइए, आप लोग बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध का बेटा का नाम क्या था? राहुल। गुड। तो गौतम बुद्ध का बेटा का नाम भी क्या था? राहुल। आगे घुसेंगे उसमें बहुत सारा आएगा नेक्स्ट में हमारा। तो सब समझ गए गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति वाला वो कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया किस राज्य में है? बिहार में हमारा ये बोध गया राज्य में जो है, बिहार में हमारा गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? निरंजना नदी के तट पर उन्हें क्या हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे क्या था? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आप लोग को मन लग रहा है क्लास में? चलिए नेक्स्ट एकदम चार्ज रहना है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? हो गया? आंसर लिखिएगा कुशीनगर। कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नोट लिखिएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में मल्ल गणराज, मल्ल मौन नाम संयोग, मल्ल गणराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी।
लिखिएगा गौतम बुद्ध को कौन सी जगह, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर लिखना है बोध गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2002, आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003, आरआरबी रांची एएसएम जीजी परीक्षा 2005। ठीक है, लिखिएगा इसका नोट। 29 वर्ष की अवस्था में, नोट में लिखना है 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। फुल स्टॉप। इसे बौद्ध ग्रंथों में, इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण, मोहाक महर्षि का नहर्षि का आधा मुधन सौ क्रॉस संयुक्त मो मुधंत नो, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार, ब्रैकेट में लिखना है बिहार, बोध गया बिहार, ब्रैकेट के बाहर में निरंजना नदी, ब्रैकेट में लिखना है वर्तमान फाल्गु नदी, आधुनिक नाम फाल्गु, आधुनिक या वर्तमान लिख सकते हैं, आधुनिक नाम फाल्गु, फाका आधा दो वर्षों का, आधुनिक नाम फाल्गु के तट पर बौद्धिक वृक्ष, ब्रैकेट में लिखना है पीपल, बौद्धिक वृक्ष, ब्रैकेट में देना है पीपल के नीचे समाधि लगाई। पूछो ठीक। फाल्गु के तट पर बौद्धिक वृक्ष, ब्रैकेट में लिखना है पीपल, पीपल के नीचे समाधि लगाई, के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन, वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन हो गया, ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद हुए गौतम बुद्ध और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बताइए मेरे साथ, आप बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बनेगा।
गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति, जितना पूछेंगे उतना ही बोलना है, कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तक बोल रहा है, निरंजना नदी। निरंजना नदी का ही वर्तमान नाम क्या है? फाल्गु नदी। फाल्गु नदी पर निरंजना नहीं बोला तो उसका नाम चेंज हो गया। वर्तमान नाम क्या उसका? फाल्गु नदी के तट पर उन्होंने क्या किया? समाधि लगाई, मतलब आसन लगाई, है ना। आसन लगाकर क्या किया? ज्ञान के लिए, जाप के लिए क्या किया? बैठा। और उनके साथ यह काटा गया बुक में, लेकिन हमको तो उनका हिस्ट्री पता है। क्या था उनका? दोस्त भी उनके साथ था। कितना दोस्त था? 4 या 5? 4 दोस्त था। गौतम बुद्ध के साथ दोस्त भी, उनके मित्र भी क्या गए थे? गृह त्याग करके उनके साथ गए थे। लेकिन कहता है कि आज से नहीं, अंधविश्वास तो बहुत प्राचीन समय से, और लोगों का जो सोच होता है वो 90% हमारा सोच क्या होता है? निगेटिविटी होता है ना। लेकिन 10% ही सोच क्या होता है? सही होता है। तो थोड़ा सा ताजा एग्जाम्पल देंगे। जैसे देखिएगा कि जब आज भी अगर भाई बहन के साथ जाता है तो लोग क्या सोचता है? गलत ही सोचता है। 90% लोग, है ना, उसे गलत दृष्टि से सोचता है ना, वही होंगे, ठीक ना। उसी समय ठीक उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध के साथ और भी जो दोस्त थे, तो उन्हें निरंजना नदी के तट पर, और जब फाल्गु नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, तो बगल में एक घर था, और एक घर में एक अति सुंदर कन्या, उस कन्या का थोड़ा मेरा नाम अभी नहीं आ रहा, माइंड में आएगा नेक्स्ट ईयर, अभी थोड़ा देर में आएगा तो बता देंगे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है? भूखे प्यासे एकदम ज्ञान में लीन है ना, पढ़ाई में लीन है। तो वो लड़की को रहा नहीं गया, और वो क्या हुआ? गौतम बुद्ध के पास आई और पूछे कि आपका घर कहाँ है? देखिएगा, सन्यासी का फर्स्ट लैंग्वेज होता है। कहीं आपके घर में कोई अगर जानते हो सारंगी वगैरह आ जाता है, कोई भिक्षु आ जाता है, तो उसका एक ही वर्ड होता है कि जहाँ घर वही घर, यानी हम जहाँ बैठ गए मेरा वही क्या? घर है। सन्यासी का कोई घर नहीं होता है। जस्ट इसी प्रकार उस लड़की ने गौतम बुद्ध से यही प्रश्न पूछा। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि जहाँ घर बेटी वही घर। समझ गए? और उसके साथ उसका दोस्त भी मौजूद था। किसका? गौतम बुद्ध का। तो उस लड़की ने जवाब दिए। फिर पूछा दूसरा क्वेश्चन कि आप खाना कहाँ खाओगे? खाना कहाँ खाओगे? तो जो मिल जाता है खा लेते हैं, है ना, जो मिल जाता है खा लेते हैं। तो नहीं, आज से जो आपको खाना क्या करूंगी? मैं खिलाऊंगी। कौन बोली? है ना। तो डेली क्या करती थी वो लड़की? हम गौतम बुद्ध के लिए खीर बना के ला के उनको प्रेम से खिला देता था। अब जो वो 5 मित्र था साला, है ना, वो उनपे क्या करने लगा? शक करने लगा। क्या करने लगा? शक करने लगा कि ये हम ज्ञान की प्राप्ति क्या होगा? इसका तो दूसरा ज्ञान प्राप्ति होने लगा। क्या होने लगा? दूसरा ज्ञान की प्राप्ति होने लगा। वही 5 मित्र ने क्या किया? उनको छोड़कर चला गया। समझ गए? और जब 8वें दिन उनके मस्तिष्क से ज्योति ज्वाला प्रज्वलित हुई और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो क्या आज दुनिया में क्या है? अमर है। और आज हमारे बीच में गौतम बुद्ध ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। और सबसे पहले वो 5 मित्र को भी क्या किया? इन्होंने जाकर उपदेश दिया। उस समय 5 मित्र ने भी इनसे क्या किया? क्षमा मांगे। ठीक है। तो आज के लिए आलोक सर का क्लासेस इतना है। पुनः नेक्स्ट क्लास